नमस्कार सभी को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 18 जनवरी को यूपी एलटी ग्रेड इंग्लिश का जो एग्जाम है वो शेड्यूल्ड है। टाइम बहुत कम बचा है और ये जो टाइम है कुछ नया पढ़ने का नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का है। तो इस कम समय में हम चीजों को क्या कैसे किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, इसके लिए हमारा ये जो है आज का लेक्चर है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की टॉमस ग्रे की पोइम है जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, जो है एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड। बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस पोइम से रिलेटेड क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सारी पोइम की एक क्विक रिकैप एक छोटे से सेशन के अंदर हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को ये पीडीएफ जो है मैं जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग रिवाइज भी कर सकें। जो पोएम है एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये टॉमस ग्रे की एक एलिजी है। एलिजी क्या होती है आप सभी लोग जानते हैं, शोक गीत, लेमेंटेशन सॉन्ग जिसको कहते हैं। तो उसका जॉनरा जो है वो एक एलिजी है। एलिजी जिसको हम लोग सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन या सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग कहते हैं, विलाप गीत कहते हैं, जो किसी पर्सन की डेथ पर लिखा जाता है। और इस एलिजी का जो मीटर है वो है आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। अभी ये विषय नहीं है आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, अब बाद में हम बात कर लेंगे। अभी आपको सिर्फ फैक्ट याद रखना है, ठीक है। वैसे सोनेट भी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। क्विकली आपको बता दूं, आयम्बिक पेंटामीटर मीटर है पोइम लिखने का एक ऐसा टाइप होता है जिसके अंदर 10 सिलेबल्स होते हैं और फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है, सेकंड स्ट्रेस्ड होता है, ऐसी एक सीक्वेंस चलती है। स्टेंजा फॉर्म जो है वो हीरोइक क्वार्टरेंस है, ध्यान रखना। क्वार्टरेंस का मतलब चार चार लाइंस का एक स्टेंजा दिया गया है और आयम्बिक पेंटामीटर में ये लिखा गया है, जिसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी। हीरोइक प्लेट्स जो होते हैं जिनकी राइम स्कीम ए बी होती है, तो यहाँ पर हीरोइक कप क्वार्टरेंस है जिनकी राइम होगी ए बी ए बी। इसकी जो सेटिंग है, सेटिंग का मतलब कौन सी लोकेशन को डिस्क्राइब करते हुए ये पोएम लिखी गई है, तो ये एक कंट्री चर्चयार्ड, एक गांव के चर्चयार्ड की यहाँ पर बात की जा रही है। टाइम जो है वो इवनिंग का है। इवनिंग में भी अगर हम बात करें तो ये ट्विलाइट का टाइम है। ट्विलाइट हो गया जब रात आ रही है और दिन जो है वो ढल रहा है, ठीक है। सेंट्रल थीम की बात करें तो सेंट्रल थीम है इसकी डेथ एंड इक्वालिटी, इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। इस पॉइंट की सेंट्रल थीम है कि जो मृत्यु है वो अटल है, उसको टाला नहीं जा सकता। मृत्यु जो है वो सब लोगों के साथ समान रूप से जो है व्यवहार करती है। डेथ जो है वो अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं करती। सोशल कंसर्न है इसमें, निग्लेक्ट ऑफ रूरल पुअर। एक सोसाइटी के अंदर का एक कंसर्न यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है कि सोसाइटी जो है वो गरीब लोगों को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देती है। गरीब लोग जो होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इन अपॉर्चुनिटीज की कमी की वजह से वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते। और लिटरेरी मोमेंट की अगर हम बात करें तो ये पोएम जो है ये ट्रांजिशन फ्रॉम नियो क्लासिकल टू रोमांटिक टाइम का है, यानी प्री रोमांटिक फेज की ये पोएम है, ठीक है। जिसमें ध्यान रखना कि नियो क्लासिकल पीरियड जब खत्म हुआ और आपका जो रोमांटिक एज स्टार्ट हुआ, उसके पहले का बीच का एक टाइम जो स्लॉट है जिसको हम लोग प्री रोमांटिक कहते हैं। ये प्री रोमांटिक एरा जो था, इसके अंदर रोमांटिक एज और नियो क्लासिकल एज दोनों एरा के ट्रेड्स जो थे वो इसके अंदर प्रेजेंट थे। मूड की बात करें तो मूड इसका मेलंक्लिक और कंटेम्पलेटिव था। कंटेम्पलेटिव का मीनिंग होता है निंदात्मक, जिसके अंदर किसी व्यक्ति की या किसी चीज की निंदा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात जो है वो थोड़ी कहीं ना कहीं सैड होने की यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है। अब देखो, रिटन बाय टॉमस ग्रे, ठीक है, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1751। ये पोएम जो है वो पहली बार 1751 में पब्लिश हुई थी। अ मेडिटेटिव एलिजी नॉट अ पर्सनल लेमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। एलिजी जो होती है वो जनरली किसी आपके नियर एंड डियर वन की डेथ पर लिखी जाती है, बट दिस एलिजी बिलोंग्स टू अ जॉनरा कि एक मेडिटेटिव एलिजी है। मेडिटेटिव एलिजी का मतलब कि कवि जो है वो यहां पर सिर्फ सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, नॉट अ पर्सनल लेमेंट। यहां पर कवि टॉमस ग्रे किसी अपने व्यक्ति विशेष की, किसी अपने खास नजदीकी व्यक्ति की जो है वो डेथ की यहां पर बात नहीं कर रहा।
सेट इन अ क्वाइट विलेज चर्चयार्ड, तो चर्चयार्ड में ये सेट है। टाइम ऑफ पोएम इवनिंग और ट्विलाइट, यहां पर टाइम दिया गया है। ये ओपनिंग लाइन जरूर ध्यान रखिएगा, ओपनिंग लाइन में आपको कोई वर्ड मिस करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां और ओपनिंग लाइन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ओपनिंग लाइन क्या है कि कर्फ्यू बेल मार्किंग द एंड ऑफ डे, ठीक है, तो ये आपको लाइन ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो, द आउल इन पोएम सिंबलाइजेस लोनलीनेस एंड डेथ। इस पोएम के अंदर आपको बार बार आउल का जिक्र मिलेगा, एक उल्लू वर्ड का जो वर्ड होता है उसका जिक्र मिलेगा। जो आउल है वो लोनलीनेस, अकेलेपन और डेथ का सिंबल है। आप लोगों को पता है कि आउल जो है वो सुनसान इलाकों में, अनजाने इलाकों में जो है डेजर्टेड प्लेस में रहता है। आउल लोनलीनेस का सिंबल है। और जो चर्च यार्ड यहां पर है वो ह्यूमन मॉर्टेलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चर्च यार्ड यहां पर रिप्रेजेंट करता है कि भले तुम कितना लड़ाई कर लो, भले तुम कुछ भी अचीव कर लो लाइफ के अंदर, तुम चीजों के साथ जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनके पीछे भाग लो, आखिर तुम्हें लौट कर तो तुम्हें यहां चर्च ही आना है। तो ये ह्यूमन मॉर्टेलिटी मॉर्टेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। थॉमस ग्रे इज कंसिडर्ड अ फोर रनर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। फोर रनर का मीनिंग होता है अग्रदूत। देखो, रोमांटिक एरा की जब बात आती है तो हम बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, बट थॉमस ग्रे जो है वो रोमांटिक मूवमेंट का फोर रनर है। फोर रनर का मतलब रोमांटिक एरा का स्टार्ट होने से पहले उसके बारे में या उसकी तरह के ट्रेड्स, उसकी तरह की क्वालिटीज या उसकी तरह के फीचर्स जो है वो इसके पोएम्स के अंदर अवेलेबल होना स्टार्ट हो चुके थे। पुअर रूरल विलेजर्स आर द रूड फोरफादर्स ऑफ द हेमलेट। इसके अंदर बार बार पुअर रूरल विलेजर्स की बात होती है। जो रूड फोर फादर्स है, रूड फोर फादर्स का मतलब होता है, फोर फादर्स का मतलब पूर्वज, ठीक, उनकी बात यहां पर की जा रही है। द लाइन paths of glory lead but to the grave emphasizes death ends all distinction, ये लाइन भी आपको ध्यान रखनी है। एक फेमस लाइन इसके अंदर दे रखी है, paths of glory lead but to the grave। जितने भी आप धरती पर रुपए पैसे धन दौलत के पीछे भाग जाओ, बाकी सारे रास्ते जाते कहाँ हैं? ग्रेव, कब्र की तरफ। emphasizes death ends all distinction, कि मृत्यु जो है वो सारे भेदभाव जो है वो खत्म कर देती है। रूरल एक्टिविटीज एंड सेटल रिटर्न प्लॉमैन गोज होम, तो इसके अंदर रूरल एक्टिविटीज की बात होती है। जब शाम ढल रही है, ट्विलाइट का समय है, तो जो कैटल है, मवेशी है, वो घर की तरफ लौट रहे हैं। जो किसान है, प्लॉमैन गोज होम, वो घर लौट रहे हैं। ऐसा डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया गया है। फुल मैनी अ जेम ऑफ फॉरेस्ट रे सीरीन सजेस्ट हिडन टैलेंट, एक लाइन है इसमें, फुल मैनी अ जेम ऑफ फॉरेस्ट रे सीरीन। ये लाइन क्या सजेस्ट करती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है, बट वो टैलेंट जो है वो हिडन होता है, वो लोगों के सामने या दुनिया के सामने प्रेजेंट वो कर नहीं पाते या वो दिखा नहीं पाते। द पोएट इज लेफ्ट अलोन इन कंटेम्पलेशन, जब शाम को सब लोग घर लौट के चले जाते हैं, सब अंधेरा भी हो जाता है, लेकिन पोएट जो है वो सोच रहा है, ठीक है, विचार कर रहा है, उस एक तरह से कहते हैं ना, चिंतन में डूबा हुआ है। फोकस शिफ्ट टू द ग्रेव ऑफ विलेजर्स। अब इसमें ध्यान रखना, जो भी बात करता है बार बार जो फोकस है पॉइंट का वो विलेजर्स के ग्रेव्स की तरफ जाता है, कब्र की तरफ जाता है। विलेजर्स आर कोल्ड रूड फोरफादर्स ऑफ द हैमलेट, ये लाइन भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर विलेजर्स को, हैमलेट यानी हैमलेट का मतलब होता है जो छोटे गांव है, विलेजेस है, उनके रूड फोरफादर, रूड फोरफादर का मतलब यहां पर है अनएडुकेटेड, ठीक है, अशिक्षित। दे लिव्ड सिंपल ऑनेस्ट लेबोरियस लाइफ, जो पूर्वज है यहाँ के वो काफी सिंपल ऑनेस्ट और लेबोरियस लाइफ जो है वो जीते थे, यहां भी प्रश्न पूछेगा। डेथ इज शोन एज इनएविटेबल एंड यूनिवर्सल, अब मृत्यु को दिखाया कैसे गया है
कि मृत्यु को इस तरीके से इस पोएम के अंदर डिस्क्राइब किया गया है कि मृत्यु अटल है, यूनिवर्सल है, हर इंसान कभी ना कभी इसकी डेथ आएगी। रिच एंड पुअर आर इक्वल इन डेथ, मृत्यु किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, वो अमीर और गरीबों दोनों को मिलती है। द पोएट क्रिटिसाइजेस, पोएट किसकी निंदा करता है? एम्बिशन, प्राइड और सोशल एरोगेंस की निंदा करता है कि जीवन में क्या रखा है, आप क्यों क्यों एम्बिशन, महत्वाकांक्षी हो रहे हो बहुत ज्यादा, क्यों ओवर एम्बिशियस हो रहे हो, क्यों प्राइड, घमंड, गर्व लेकर चल रहे हो, क्यों सोशल एरोगेंस को लेकर चल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। The poem rejects the idea that fame guarantees immortality. पोएम किस आइडिया को रिजेक्ट करती है, यहां से भी प्रश्न पूछेगा। पोएम इस आइडिया को रिजेक्ट करती है कि जो फेम है, आप अगर अगर फेमस हो जाते हैं तो ये गारंटी देता है कि आप अमीर हो, आप अमर हो जाओगे, ऐसा नहीं है। एक गरीब आदमी है वो भी मरेगा, और अगर आपका नाम अगर फेमस हो जाए तो भी इंसान कभी न कभी मृत्यु को प्राप्त होगा, ऐसा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। रिच एंड पुअर आर इक्वल इन डेथ, मृत्यु तो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, वो रिच और पुअर इन दोनों के साथ समान बर्ताव करती है। द पोएट क्रिटिसाइजेस, ये तो हमने पढ़ लिया, एम्बिशन, प्राइड और सोशल एरोगेंस। पुअर पीपल लैक्ड अपॉर्चुनिटी नॉट टैलेंट, इसमें क्या कहा गया है? गरीब लोग जो होते हैं, दे लैक अपॉर्चुनिटी, उनको मौका नहीं मिला, ये मौका नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है, अगर उनको they were provided some opportunities to show their talents, to display their talents, तो हो सकता है कि वो भी एक बहुत बड़े महान स्कॉलर्स या महान पेंटर्स या महान राइटर्स बन सकते थे। हिडन जेम एंड अनसीन फ्लावर सिंबलाइजेस अनरियलाइज्ड पोटेंशियल, इसके अंदर आपको एक तो हिडन जेम का जिक्र मिलेगा और अनसीन फ्लावर का जिक्र मिलेगा, जो ये इंडिकेट करता है, ये अनरियलाइज्ड पोटेंशियल के मीनिंग को कन्वे करता है। अनरियलाइज्ड पोटेंशियल का मतलब ऐसा पोटेंशियल, ऐसी एबिलिटी, क्षमता जो अनरियलाइज्ड है, जिसको व्यक्तियों ने रियलाइज नहीं किया है दुनिया ने। पॉवर्टी प्रिवेंटेड एजुकेशन एंड फेम, इन लोगों को गरीबी ने, है ना, गरीबी ने इन लोगों को एजुकेशन और फेम इससे वंचित कर दिया, ऐसा कुछ कहा गया है। और सिंपल रूरल लाइफ सेव्ड विलेजर्स फ्रॉम मॉरल एक्शन, इन लोगों की सिंपल जो लाइफ है वो इनको मॉरल करप्शन से इनको क्या करती है, इनको बचाती है। यानी ये गरीब लोग हैं, इनकी गरीबी की वजह से ये लोग करप्ट नहीं हुए, ये लोग कभी भी मॉरल, हमेशा मॉरल करप्शन से बचे हुए रहे। इसके अंदर एक मैडिंग क्राउड का जिक्र है ना, वो क्या करता है? मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ, ये वर्ल्डली एम्बिशन एंड राइवलरी को डिपिक्ट करता है। ये लाइन जो है, मैडिंग क्राउड्स और इग्नोबल स्ट्राइफ, ये लाइन जो है अगर एग्जाम में पूछी जाए, आप बता देना कि भाई इस लाइन का मतलब, स्ट्राइव का मतलब ऐसा संघर्ष होता है, एफर्ट्स होता है, आप लोग जानते हैं कि ये इस दुनियादारी के एम्बिशन, महत्वाकांक्षा और राइवलरी, राइवलरी का मतलब होता है कि जो एक लड़ाई झगड़ा चलता रहता है ना, उसको डिपिक्ट करता है। पोएट इमेजिन्स हिज ओन फ्यूचर डेथ, इस पोएम के अंदर पोएट अपनी खुद की डेथ को इमेजिन करता है कि एक दिन मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा। और विलेज स्वेन डिस्क्राइब द पोएट्स लाइफ, पोएट इज शोन एज क्वाइट सेंसिटिव एंड थॉटफुल। देखो पोएट को कैसे डिपिक्ट किया गया है कि पोएट काफी सेंसिटिव है, अभी तो नियर एंड डियर वन की बजाय वो एक कॉमन फॉक, आम जनता के लिए वो है लेमेंट यहां पर कर रहा है, विलाप कर रहा है। The poem ends with poet's epitaph, इस पोएम के अंदर लास्ट में एक पोएम, पोएट के एपिटाफ से इस पोएम की एंडिंग होती है। एपिटाफ क्या होता है? एपिटाफ होता है किसी की कब्र के ऊपर एक पत्थर जो है, उस पत्थर के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है वो एपिटाफ होता है। तो पोएट इस पोएम के अंदर लास्ट में अपना एक एपिटाफ लिखता है। फेम एंड फॉर्चून आर शोन एज टेम्पररी, और एपिटाफ के अंदर फेम और फॉर्चून की बात करता है, जो ये दिखाता है कि ये क्या है, टेम्पररी है, क्षणिक है, थोड़े टाइम के बाद ये भी खत्म हो जाएंगे। ट्रू पीस लाइज इन ह्यूमिलिटी एंड फेथ इन गॉड,
तो ह्यूमैनिटी होगा ना, ट्रू पीस लाइज इन ह्यूमैनिटी। भाई सिंपल सी बात है, जो असली अगर हम देखें असली तौर पर, तो जो शांति है, मन की शांति, वो इंसानियत में है, वो भगवान की भक्ति में है। ठीक है, ऐसा डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर इस पोइम के अंदर दिया गया है। एक बार इसको वापस पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना। ये पीडीएफ में आपको आपके टेलीग्राम, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसमें शेयर कर दूंगा। आप लोग इसको पढ़ लेना एग्जाम में जाने से पहले। ऐसे में मल्टीपल सेशन जो आपके हैं उन सबका वीडियो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, सो दैट 15-20 मिनट के अंदर आपका पूरा एक कोर्स, एक पूरा वर्क जो है वो आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो अपना कोई भी सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू।